आजकल वतन अजीज़ में बड़ी रूमर्स चल रही हैं कि एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप आने वाला है, एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट जिसमें टेक्नोक्रेट्स होंगे। आज की इस वीडियो में हम तैयब साहब के साथ जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट, किसकी ये ख्वाहिश है। कुछ पास्ट की एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ ग्लोबल एग्जांपल्स देखेंगे। हम देखेंगे कि क्या ये चल भी सकती है कि नहीं। कैसे हैं तैयब साहब? ज़बरदस्त आदत हो गई है ऐसे सवालों की। न्यू ईयर आ रहा है, फिर करीब ही है अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, चंद घंटों में। हाँ, तो लगता है हमारी जो स्टेट है उसने हमें तोहफा देना है नए साल का। टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट 2022 में आप लोग बहुत रोए हैं, 23 में हम आपको बहुत खुश रखेंगे। हम आपको लाइक लोग देंगे, जाओ पाकिस्तानियों क्या याद करोगे, ऐसा लग रहा है इस तरह की। थ्योरी तो यही है ना कि भाई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट एक पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है या जहाँ पर पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स उतनी कामयाब नहीं होती, तो इस वजह से टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट होनी चाहिए। यानी बजाय इसके कि आप पब्लिक से इलेक्टेड लोग लेकर आएँ, आप ऐसे लोग यहाँ पर रखें जो अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छे हों। जैसे अगर आपने वजारत ख़जाना देनी है तो किसी आप वज़ीर को देने की बजाय आप किसी फाइनेंस एक्सपर्ट को, किसी इकोनॉमिस्ट को दें। यानी कि इकॉनमी जिस तरह कहते हैं कि इकॉनमी के लिए अगर जैसे पीटीआई के पास असद उमर है, नो डाउट उनका भी एक्सपीरियंस है, इसहाक डार का अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन आइडियली टेक्नोक्रेट एक ऐसा बंदा हो जो कि एक फाइनेंशियल या इकोनॉमिक एक्सपर्ट हो, यानी उसकी असल पहचान जो अमेरिका से लाया जाए उसको, मतलब कहीं से भी वो कहीं काम कर रहा हो IMF वगैरह पे, जैसे रजा बाकिर थे। बिल्कुल, वो टेक्नोक्रेट थे, उनको हमने स्टेट बैंक का गवर्नर लगा दिया। इसी तरह से हमारे IT के जो शोबे हैं उनमें अक्सर ये डिमांड रहती है कि भाई वो जो आपका वज़ीर होता है उसको तो बेसिक्स भी पता नहीं होती है IT की, तो उससे बात करना ही फजूल हुआ होता है। आप सर, पिछले दौर का जो IT मिनिस्टर था वो मेरे एक दोस्त का जानने वाला था, रिश्तेदार, ठीक है, वो खुद बताता था कि उसको मोबाइल यूज़ करना नहीं आता था यार, उसको स्मार्टफोन, IT मिनिस्टर था आपका। ये प्रॉब्लम होती है। तो ये जो चीज़ें हैं हमारे यहाँ, वो कहते हैं कि जी इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इतनी कौमियतें हैं, इतनी रंग, नस्ल, मौसम, ज़ुबानें, मज़हब, कल्चर्स अलग अलग है। आप 200 किलोमीटर एक साइड पे ट्रैवल करें, सब कुछ बदल जाता है। उनका पहनावा बदल जाता है, उनका ज़ुबान बदल जाती है, उनकी कुज़ीन बदल जाती है। तो फिर ऐसे मुल्क में आप एक जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो आपस में ही बहस करती रहती है कि हमारी ज़रूरतें तो ये हैं, हमारी ज़रूरतें तो ये हैं। तो बेहतर ये है कि यहाँ पर कोई ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो पब्लिक की इलेक्शन पे ना आई हो, वो प्रोफेशनल्स हों, वो उस गेम को समझते हों और उनको अपनी अगले इलेक्शन की ना पड़ी हो हर वक्त। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये ख्वाहिश तो इस्टेब्लिशमेंट की होती है, पिंडी से ही आई है मोस्टली। ये ख्वाहिशात ऐसी पिंडी से ही आती हैं कि जी लाइक लोग हों, ये तो नाअहल हैं सारे सिविलियंस जो हैं बैठे हुए। कल वो वजाहत अहसन खान की हम वीडियो देख रहे थे, उन्होंने कहा कि वहाँ से तो ये सोच आती है ब्लडी सिविलियंस है, इनसे क्या मैनेज होनी है इकॉनमी। तो उनका एक उन्होंने पता नहीं वेट ड्रीम का उन्होंने पता नहीं कुछ इस तरह के ड्रीम है कि जी टेक्नोक्रेटिक लाएं और उनके ख्याल में जी सब कुछ टेक्नोक्रेट्स आएंगे, सब कुछ सीधा पतरा कर देंगे, सब कुछ। एक्चुअली वो मसले ये होते हैं कि अगर कभी जब ऐसा होता है ना कि भाई पॉलिटिशियन को कहा जाता है कि भाई आप ये फैसला लें, जब भी कोई डिमांड की जाती है, मिसाल के तौर पे इस वक्त, अब आज के वक्त में पाकिस्तान में ये बना हुआ है कि जी करेंसी को फ्री फ्लोट देनी है या नहीं देनी। IMF कहता है जी करेंसी को फ्री फ्लोट दें, फिर आपका हम रोल ओवर करने के बारे में सोच सकते हैं। जब तक फ्री फ्लोट आपने करेंसी नहीं दी तो मार्केट ड्रिवन वैल्यू होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए। अब अगर वो कर देते हैं इसहाक डार साहब, तो इसका मतलब ये होगा कि डॉलर एकदम से 260 के आसपास चला जाएगा। अब वही ना, अब ओपन मार्केट रेट तो यही है। कल मैं किसी बैंक की स्टेटमेंट भी पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि ये जो गवर्नमेंट के एक बहुत बड़ा बैंक है, वो उसकी स्टेटमेंट आई हुई थी पाकिस्तान के कि ये तो हुकूमत का जो रेट है 225-30, हम इस पर नहीं ट्रेडिंग कर रहे, हम असल रेट पे कर रहे हैं, और असल रेट आपका 256 या 60 के करीब है। हाँ, क्योंकि वही असल रेट तो वही है ना, असल रेट वही है जो मार्केट में जो गेम हो रही है वो उस पे हो रही है। जो ओपन मार्केट रेट होता है वही एक्चुअल रेट होता है। आप यहाँ पर डिसाइड कर लें 1 रुपये $1 के बराबर है, तो हो तो नहीं ना जाएगा, करते रहे। इकोनॉमी में जान हो तो होती है ना, तो इकोनॉमी से चूंकि जान निकली हुई है 260 पे क्या हुआ। लेकिन इसहाक डार को शौक है कि जी मैंने कम रखना है,
डार साहब का मसला ये है, डार साहब का हुकूमत का मसला ये है कि उन्होंने अगला इलेक्शन लड़ना है, जो कि उसके बारे में राना सनाउल्लाह ने कहा था इसकी एक पॉलिटिकल कास्ट होती है। पॉलिटिकल कास्ट होती है, कॉस्ट को, अच्छा ओके, पॉलिटिकल कास्ट है इसकी, ये मसला है, ये मसला है पॉलिटिकल कास्ट। अब जब कोई पिंडी से जब लोग कहते हैं कि भाई दिस इज द नीड ऑफ द आवर, तो वो कहते हैं भाई नीड ऑफ द आवर, हमने तो अपने इलेक्शन सोचने हैं, इलेक्शन सोचने हैं। मुल्क का अगर मुल्क पे अगर $70 बिलियन का कर्जा चढ़ा हुआ है, $2 बिलियन का और चढ़ जाएगा तो ये हमारा मसला नहीं है, हमने इलेक्शन लड़ना है, मतलब ये प्रॉब्लम है। तो टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होगी जो जिसको इलेक्शन का डर ही नहीं होगा, इलेक्शन का डर नहीं, हारने जीतने का डर नहीं है, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन लड़ना ही नहीं है। बिल्कुल, उनको इलेक्शन का तो डर नहीं होगा, बट जो हमारे यहाँ जमहूरी लोग हैं, जो लिबरल्स हैं और जो कहते हैं कि जमहूरी सिस्टम होना चाहिए, जी जी, जो इलेक्शंस पे यकीन रखते हैं, अवामी मैंडेट पे यकीन रखते हैं, वो ये बात करते हैं कि जी टेक्नोक्रेटिक जो सेटअप है वो तो अवामी उमंगों के अगेंस्ट जाता है, क्योंकि वो इलेक्टेड नहीं होते लोग, ठीक है, वो तो सेलेक्टेड होते हैं। तो ये मसला है ना सबसे बड़ा कि फिर अवामी उमंगों का ख्याल कैसे रखा जाएगा। जैसे अब कहा तो ये जाता है कि जैसे मैंने असद उमर को जितवाया, अगर मैंने, तो मैं उसको कहीं ना कहीं उसे पकड़ सकता हूँ मार्केट में कि यार आपने, यानी आप वोटर हैं, वोटर हूँ मैं अगर असद उमर का, तो मैं उसको पकड़ के कह सकता हूँ। मैं रज़ा बाकिर को या मैं किसी फलाने टेक्नोक्रेट को जो बाहर से आया है, जो यूएस से आया हुआ है, जो या इवन अगर लोकल भी है, तो वो मोस्टली तो बाहर से ही आते हैं, तो वो लोकल रियलिटीज़ को भी नहीं समझते, प्लस वो इलेक्टेड भी नहीं है। तो उनकी तरफ से ये आर्गुमेंट, अकाउंटेबिलिटी क्या है? हाँ, अकाउंटेबिलिटी क्या है, क्वेश्चन, वो जवाब आंसरेबल किसको है, क्या सिर्फ पिंडी को आंसरेबल है? क्योंकि थ्योरी ये है कि सियासतदान की अकाउंटेबिलिटी होती है 5 साल बाद, जब वो दोबारा इलेक्शन में जाता है, वोटर उसको कर देता है आउट। हाँ, अगर वोटर को पसंद नहीं आए उसकी वर्किंग, तो वो आउट कर देता है, एंड दिस इज द अकाउंटेबिलिटी। यस, मेरे वैसे इसमें बहुत से रिजर्वेशंस हैं, बट थ्योरी ये है। अब प्रॉब्लम ये है कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी होती नहीं, क्योंकि वो तो एक टाइम दे दिया गया है और अज्यूम किया गया है कि भाई अगर ये जो भी कर रहे हैं इनके मुताबिक वो इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री कर रहे हैं। अगर आप उनको काम नहीं करने देंगे, अगर आप ये कहेंगे कि बाद में आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी, वो कुछ करेंगे ही नहीं। और उनको लाने का मकसद भी ये है कि भाई वो सारे काम जिनको करने का हौसला नहीं होता पॉलिटिशियन में, ब्रेव डिसीजंस, ब्रेव या अनपॉपुलर डिसीजन, यानी कि जिनकी पॉलिटिकल कास्ट क्या है। अब फर्ज करें अगर उन्होंने डिसाइड करना है कि जी पेट्रोल पे जो लेवी है उसको डबल कर दें, डबल करना है, क्योंकि पाकिस्तान में डायरेक्ट टैक्स हमने इकट्ठा करना नहीं है, और वो अवाम जिसको भी गालियां दे फिर दे ये, बल्कि हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे कि ये चलेगा अगर ये आता है कि नहीं, बल्कि अभी तो ये भी डिस्कस करना है कि आ सकता है या नहीं। लेकिन अगर ये कोई करना है, इस तरह का कोई काम करना है, तो अनपॉपुलर डिसीजन होगा। इलेक्शन ईयर में आप इस तरह के डिसीजंस किसी पार्टी से ले नहीं सकते। और तकरीबन $40 बिलियन हैं जो कि हमने 2023 में पे करने हैं, हमका मतलब पाकिस्तान ने देने हैं वापस। कित्थों आएगा पैसा? तो वो कहाँ से आएगा? ये मसला बना हुआ है, पॉलिटिशियंस को ये मसला नहीं और अवाम समझती है हमारी पहले ही हवा निकाल दी हुई इतने टैक्सेस लगा के। अवाम ऑलरेडी कह रही है कि जी तूफान है बिजली के बिलों में और पेट्रोल की प्राइसेस में। अब हम तो कह रही है और कितने हमें चूसोगे, क्योंकि इकॉनमी नहीं बढ़ रही ना, इकॉनमी नहीं बढ़ी। अगर पिछले साल में तकरीबन 50% का इन्फ्लेशन हो चुका है, हाँ, यानी 2022 में, हाँ, अप्रैल से ऑनवर्ड, हाँ, और ये जो इन्फ्लेशन है ये पूरा तो पब्लिक जेब से ही कर रही है ना तनख्वाहें बढ़ती हैं इतनी जल्दी, ना आमदन बढ़ती है। आमदन कैसे बढ़ेगी? लोग तो बंद कर रहे हैं फैक्ट्रियां, टेक्सटाइल मिलने आधी से ज्यादा बंद हो चुकी हैं, इंपोर्ट लेट जितना कारोबार था वो सब बंद हो रहा है। सुजुकी बंद हो गया, इवन मोटरसाइकिल बनाना बंद कर दी, टोयोटा बंद हो गया, इतने स्टार्टअप्स बंद हो गए, फैसलाबाद की इंडस्ट्री बंद हो गई, टेक्सटाइल सारा बंद हुआ पड़ा, बेड़ा गर्क हुआ पड़ा, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा। ऐसी सिचुएशन में जब आप जाके कहें जी महंगाई को डबल कर दो, तो पॉलिटिशियन तो ये नहीं करेगा। नहीं, अब सवाल यही है ना कि महंगाई, फिर जितने टैक्सेस हम ऑलरेडी, ये थोड़ा सा हार्ट रहा है टॉपिक, कि जो हम ऑलरेडी टैक्सेस दे रहे हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कि वो फिर किधर जा रहे हैं, इनकी याशियों पे जा रहे हैं। देखिए याशियों पे तो पाकिस्तान में हमेशा से जा रहा है, इसी वजह ये मैंने आगे पॉइंट डिस्कस करना था, अभी हल्का सा दे देते हैं ट्रेलर, कि भाई होना कुछ नहीं, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आती है तो भी कुछ नहीं होना, क्योंकि सिस्टमेटिक मसले हैं। मसले ये तो है ही नहीं कि भाई, तो वही ना हमारी वो स्टेट को भी शॉर्ट टर्म चस लगी हुई है, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस की।
कि जी शायद ये टेक्नोक्रेट आके कुछ हल कर देंगे। वो कहते हैं कि जी बेसिकली, मैं अब ज़्यादा सीधे स्वभाव बात करूं तो फिर करें सर, खैर है। वैसे न्यू ईयर ईव है और कोई हैप्पीनेस का समय है, लेकिन करें, खैर है। पॉलिटिशियन की बहरहाल अपनी भी सही होती है। अगर आप प्रोफेशनल ले जाते हैं, एक डिसिप्लिन प्रोफेशनल जो होता है उसको पता होता है, वो डिसिप्लिन एनवायरनमेंट का बंदा होता है, उसको पता होता है मेरा लाइन मैनेजर कौन है, मेरा मैनेजर कौन है, मेरा सीईओ कौन है, तो वो फिर सीईओ की बात चुपचाप माने जाता है। तो कहीं ना कहीं शायद बात ओबीडियंस की भी आती है। तो फिर वही मैंने कहा ना कि ओबीडियंट नहीं होते, वो हो नहीं सकते। वो सीईओ फिर वो जिसको वो आंसरेबल होंगे, तो वो हो सकता है सीईओ पिंडी हो या कोई भी, जहाँ भी है, या इस्लामाबाद हो, जहाँ भी है, जहाँ भी वॉशिंगटन है, वो बीजिंग है, जो भी है। पॉलिटिशियन की थोड़ी वो होती है, पॉलिटिशियन को अपना मसला भी होता है। वो कहता है जी मैंने इलेक्शन भी लड़ना है, अवाम को मुंह दिखाना है, अवाम को मुंह दिखाना है, अवाम को मुंह दिखाना है या नहीं दिखाना है, यानी ठीक है, लेकिन बहरहाल मैंने इलेक्शन लड़ना है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हुई होती है कि भाई मैं बहुत अनपॉपुलर हूँ या मेरा लीडर बहुत अनपॉपुलर है, हो सकता है मैं ना जीतूँ, फर्स्ट मैं पीएमएलएन में हूँ, मैं ना जीतूँ, पीटीआई जीते, पीटीआई ना जीते, टीएलपी जीत जाए, टीएलपी ना जीते, जमात इस्लामी जीत जाए, कुछ भी हो सकता है। तो हमारी मजबूरियाँ हैं, हम इतना ज़्यादा नहीं कर सकते कि जो आप कहें चुपचाप किए जाए, इतना नहीं कर सकते। सही है, सही। तो टेक्नोक्रेट को तो मसला नहीं है, उसको मसला नहीं है, उसने इलेक्शन लड़ना ही नहीं। उसको आप कहोगे यार ये करो, वो कर देगा। वो कोई मीटिंग हो रही हो फॉर एग्जांपल, जिसमें आपके मुल्क का सुप्रीम लीडर या सुप्रीम चीफ बैठा हो और एक IMF का बंदा बैठा हो और साथ वो बैठा हो टेक्नोक्रेट, उसको कहे, वो फिजिबिलिटी बनाए कि यार इतना टैक्स हमें चाहिए, वो कहेगा ठीक है मैं कर लूँगा, मैं इसको अप्लाई कर लूँगा। हाँ, पॉलिटिशियन आगे बहस कर सकता है। पॉलिटिशियन कहता है जी मैं ऐसे करूँगा तो फिर मैं अगला इलेक्शन कैसे जीतूँगा, हाँ, कुत्ता हो जाऊँगा। इनको मसला कोई नहीं होता। तो मसला मुझे बड़ा गंभीर लग रहा है। अब सवाल अब मेरे जहन में ये पैदा हो रहा है कि पाकिस्तान में इसकी कोई आईनी गुंजाइश है, क्योंकि हम एक जमहूरी मुल्क हैं। कोई नहीं है, नहीं है, कोई नहीं है। तो क्या डंडे के तौर पे लाया? यानी इसकी अब देखें, आइन में इलेक्शन का तरीकेकार लिखा है, मैंडेट लिखा है, मुद्दत लिखी है, सब कुछ लिखा है। उसमें ये है कि सिर्फ 3 महीने की अबूरी हुकूमत तो है, वो बनती है, और वो अबूरी हुकूमत के बहुत लिमिटेड राइट्स हैं। हाँ, बहुत लिमिटेड राइट्स। वो अबूरी हुकूमत भी मैक्सिमम 90 डेज की बन सकती है, उससे ऊपर की नहीं बन सकती, उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, तो ये जो टैक्स की शरह बढ़ाना और ये जो टफ डिसीजंस लेना, जो भी टफ डिसीजंस लेना, यानी ऐसे कोई जिसके लिए नए बिल पास करने पड़े, वो बिल नहीं पास नहीं कर सकते, डे टू डे अफेयर्स मैनेज करने होते हैं उसने। मुझे तो कहीं से खबरें ये मिल रही हैं कि कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि ये 6 महीने या उससे लंबा सेटअप हो टेक्नोक्रेट का। तो आएगा कैसे? टेक्नोक्रेट तो 2 साल के लिए कह रहे हैं, जो इस वक्त अफवाहें हैं। और खान साहब ने भी एक इंटरव्यू में बड़ा उसका गुस्से में उसका जवाब दिया है कि हम नहीं मानेंगे इसको। सभी उसके खिलाफ हैं, क्योंकि उस तरह तो सारों का ही बिस्तर गोल हो जाता है। वो तो सारी सियासी पार्टियां गई 2 साल के लिए, और वो अब 2 साल का क्या पता, वो 10 साल भी जा सकता है लीगल इसके लिए। जो वो तो फिर आ जाए एक दफा, तो फिर क्या पता चलता, क्या पता। वो जी ज़ियाउल हक साहब 90 भी आए थे 90 दिन के लिए। पहली स्पीच में उन्होंने कहा था हम 90 दिन में इलेक्शन करा के जाएंगे, और 11 साल बाद जहाज क्रैश हुआ तो उतरे, फिर ही गए, फिर खत्म हुई, फिर ही गए, वरना वो चल रही थी। वो बताते हैं बड़े कि हम स्कूल से आके कहते होते थे कि घर वालों ने कहा एक अच्छी खबर है, उन्होंने कहा कि केड़ा ज़िया ने मर जाना है, लेकिन वाकई उन्होंने बताया आज ज़िया वाकई मर गया। और ये अच्छी खबर थी, ये अच्छी खबर थी उनके लिए कि ज़िया, वो कहते हैं वो चिमड़ ही गया था बिल्कुल ही। You either die a hero, live long enough to खैर, सॉरी टू ज़िया लवर्स। वो जाहिर है ज़िया साहब अगर 1981-82 में ही चले जाते, हाँ, तो उस वक्त माना जाना था कि भाई बहुत अच्छा काम कर गया। हाँ, बिल्कुल। लेकिन खैर वो बात कहीं और निकल गई। तो खैर ज़िया से याद आया, ज़िया साहब ने भी एक छोड़ी थी, एक शोशा छोड़ा था, गैर सियासी इलेक्शंस, गैर जमाती इलेक्शंस। अब गैर जमाती इलेक्शन, अब मुझे ये जो बातें आती हैं ना, ये जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं गैर सियासी, फिर जी आप कर लो वो चार्टर ऑफ इकॉनमी कर लो, ये सारे एक चीज़ें कनेक्टेड ही लगती हैं। वो बेसिक टेक्नोक्रेटिक सेटअप हो गया। चार्टर ऑफ इकॉनमी क्या है कि जी इकॉनमी पे सियासत नहीं करेंगे, सारे कहेंगे जी ठीक है, क्यों भाई जाहिर है महंगाई हमने करनी है, तुम हमें कुछ ना कहना, तुम्हें भी तो सियासत से अगर इकॉनमी निकाल दी तो फिर क्या बचेगा? क्या बचेगा? मुल्क सियासत होती है इकॉनमी पे। प्राइम 2 ही तो चीजें होती है, एक डिफेंस होता है, इकॉनमी होती है। पूरी अमेरिका की सियासत इकॉनमी पे चलती है, इंडिया की सियासत इकॉनमी पे चलती है, यूके की सियासत इकॉनमी पे चलती है। पहली बात तो यही होती है ना कि पब्लिक के जेब में पैसा कितना है। अब आप कह रहे हो कि हम इकॉनमी पे सब चुप कर जाएं, सब चुप कर जाएं, आप डंडे मारना शुरू कर दो आवाम को,
और हम के जी ह्यूमन राइट्स, ये तो फिर वही है ना कि मतलब बात फिर उधर ही चली जाती है डिक्टेटरशिप की तरफ। हाँ, करवाने की सोच यही होती है। हाँ। लेकिन ये हो नहीं सकता। ये इस दफ़ा भी होना कुछ नहीं, मैं सॉरी स्पॉइलर दे रहा हूँ आपको, शुरू में ही सारी पॉडकास्ट बेकार हो जाएगी कि ये हो नहीं सकता। अच्छा, वो हो इस वजह से नहीं सकता कि लीगल जस्टिफिकेशन यानी लीगल तरीक़ाकार क्या बनाया जाएगा। या तो आइन को एब्रोगेट किया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए, मुअत्तल कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। इमरजेंसी मुनाफिज, ये इमरजेंसी की भी बातें सुनने को आ रही है। इमरजेंसी कौन लगाएगा? प्राइम मिनिस्टर लगाएगा। किसमें दम है? और प्राइम मिनिस्टर लगाएगा तो वो ट्रांसफर कैसे करेगा? इमरजेंसी लगा के फर्ज करें आइन को मुअत्तल कर दिया, उसके बाद क्या है? कोई बुरी आइन देगा, वो बुरी आइन दे के एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट दी जाए, बनाई जाएगी, उसको सारी पावर दी जाएगी और खुद ये उतर जाएंगे। आई मीन, डज दैट मेक एनी सेंस टू यू? कहीं से मतलब ये देंगे हुकूमत, ये हुकूमत किसी को देंगे, उतर जाएंगे। जीरो सेंस है। अगर ये दूसरी ऑप्शन ये है कि फौज मार्शल लॉ लगाए और कोई गवर्नमेंट बनाए और उसको देके तो खुद निकल जाए, अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो वो इतनी बड़ी न्यूज़ बनेगी और उससे जो रही से ही कसर है इन्वेस्टर आने की और वो सब कुछ जो स्टेबिलिटी का एक हम एटलीस्ट इमेज क्रिएट करने की कोशिश करते रहते हैं, वो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्योंकि भाई आपने ये क्या किया है, क्या किया है। तीसरा कैसे निकलेगा? कोई बिल बना के पास करेंगे, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे, क्या आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली कोई तरीका ही नहीं है। ये जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, ये कभी भी पावर किसी और के हाथ में नहीं देंगे। ये तो नहीं देंगे। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक शहबाज शरीफ आप कहें जी ऊपर बैठे रहेंगे और नीचे सारे उतर जाएंगे, नीचे वाले भी नहीं उतरेंगे। नीचे वाले भी नहीं उतरेंगे, वो भी बैठे रहेंगे। वो कहेंगे जी ऐसी की तैसी, ये नहीं हमने होने देना। और इसमें तो इमरान खान भी साथ है शहबाज शरीफ के, क्योंकि इस चीज़ में तो किसी ने भी इनकी मुखालफत शहबाज से ज़्यादा बल्कि इमरान खान नवाज शरीफ के ज़्यादा साथ है। यूँ कर लें, यानी इस बात पे सारे इकट्ठे हो जाएंगे कि भाई ये नहीं होने देना हमने, नहीं सारे ही जाएं। पॉलिटिकल सेटअप पे तो वो आता ना इल्ज़ाम के वो बगल बच्चे हैं और ये तो हो सकता नहीं होगा, हो सकता है बगल बच्चा कोई हो सकता है ना शहबाज शरीफ को फिर भी थॉट्स आते हो, लेकिन इस मामले में नवाज और इमरान एक पेज पे होंगे। शहबाज शरीफ साहब कितना कर लेंगे अकेले? अकेले क्या कर सकते हैं? सारी जिनके पिलर्स वही पॉलिटिशियंस होते हैं ना जो सीटें जीत के आते हैं, तो जब उनके ऊपर ही शहबाज शरीफ भी खड़े हैं ना, अगर वो कहेंगे कि नहीं करने देना तो फिर नहीं होगा। अब ये टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की हम देखें ना, तो वैसे तो खान साहब की भी जो कैबिनेट थी उसमें बहुत से टेक्नोक्रेट्स थे, जैसे मुईद यूसुफ, वो यूएस से आप उठा के ले आए, वो प्योर टेक्नोक्रेट। सानिया निश्तर का वर्ल्ड बैंक का एक्सपीरियंस था, आप वो तानिया उदरूस भी ले आए डिजिटल पाकिस्तान के लिए, फिर आप रज़ा बाकिर को ले आए, फिर आप शौकत तरीन को ले आए, हफीज़ शेख फाइनेंस मिनिस्टर। अब ये लोग सारे गैर सियासी लोग थे, किसी ना किसी हद तक थे। शौकत तरीन को निकाल दें, हफीज़ शेख और इस तरह के जो लोग थे, उन्होंने प्योरली एक टेक्नोक्रेटिक एक सेटअप बना लिया। और अब फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं इटली में भी इसकी सुनी जाती हैं। इटली में रूटीन है, हाँ रूटीन है कि टेक्नोक्रेसी कहलाती है। हाँ टेक्नोक्रेसी, जिस तरह ब्यूरोक्रेसी होती है इस तरह टेक्नोक्रेसी कहलाती है। जो लीडर ऑफ द गवर्नमेंट है वो सारे के सारे लोग जो ने टेक्निकल प्रोफेशनल्स, टेक्निकल, हाँ, वो उन्होंने एक बनाई हुई है। ये अच्छा, ये ना इटली की मिसाल ठीक है, लेकिन ये सारी दुनिया में हर जगह पर ही हाँ हम देखें ना, अगर पॉसिबिलिटी होती है। यूएस प्रेसिडेंट भी तो अपनी मर्जी से कैबिनेट में, जैसे वो एक्सॉन का चीफ था रेक्स टिलरसन, उसको हायर कर लिया था। वो एक इतना एक्सपर्ट बंदा था उस फील्ड में, ऑयल एंड गैस की फील्ड में चलता है। फिर जेरेड कुशनर जो ट्रम्प का दामाद था, उसको उस बेस पे रख लिया कि उसकी कुछ और वो जो भी थी कुछ बिजनेस लिंक्स के हवाले से। फिर आप देखें तो ये तो हम देखते हैं कि यूएस में भी कि यूएस प्रेसिडेंट की कैबिनेट में भी ऐसे वो लोग रखते हैं जो उनके दोस्त। रखना तो आपने जानने वालों को ही होता है ना ऐसा, या कोई ना कोई रेफर करता है आपको कुछ नहीं। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट नहीं देते। अब जैसे इवन बाइडन की भी आप देख लें तो बाइडन के ये जो हैं डेफिनेटली हाँ होते ही हैं, सारी दुनिया में। फॉर एग्जांपल जैसे अब अगर आप किसी को बाइडन ने डिफेंस चीफ लगाया तो वो उनका एक्स कमांडर था मिलिट्री का, बहुत बड़ा जनरल था, तो वो भी एक टेक्नोक्रेट ही हो गया ना कि एक एक्सपर्टीज वही थी उसकी। तो ये तो हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में एक चीज़ कि सिर्फ गैर सियासी लोग नहीं होते, कि एक परसेंटेज पूरी बड़ी बड़ी जमहूरियतों में भी टेक्नोक्रेट्स हमें नज़र आते हैं। सबसे आइडियल ये माना जाता है सिंगापुर में। अच्छा, क्योंकि सिंगापुर की थोड़ी सी अथॉरिटेरियन रजीम है, वहाँ पर इलेक्शन भी होते हैं, लेकिन च्युइंगम बैन है आज तक
क्योंकि उनके वो ली क्वांग यू ने बैन की थी और उसने कहा था कि जी ये गंदी होती है और ये चिपक जाती है सड़कों पे और सफाई से साफ नहीं होती, जूतों पे चिपक जाती है, तो इस वजह से ये बैन। उनको अपनी सड़कें बड़ी पसंद हैं सिंगापुर वालों को। वहाँ पर ये चलता है कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल्स को इनपुट किया जाता है। अक्सर जो टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो यही कहते हैं कि जी वो एक हाइब्रिड किस्म का मॉडल जैसा सिंगापुर में है उस टाइप का होना चाहिए। वैसे चाइना में भी हाइब्रिड ही है। चाइना में हाइब्रिड से ज्यादा टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो बहुत ज्यादा हो जाता है, ज्यादा टेक्नोक्रेटिक। सोवियत यूनियन की भी बहुत ज्यादा टेक्नोक्रेटिक थी। ये जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसके जो शुरू के मेंबर्स थे जितने भी थे वो मोस्टली पूरी कैबिनेट इंजीनियर्स की बनी हुई थी, जो अच्छा माओ के दौर की कैबिनेट थी। अच्छा। और उसके बाद वो जो तो वो अभी तक उसी फिलॉसफी को थोड़ा वो चला, आज भी वो जब शुरू में एंटर होते हैं और वो बनते हैं, ये आई थिंक जो पिछला था हु जुंटा वो भी इंजीनियर था शायद, और ये बहुत ज़्यादा उनकी हिस्ट्री है कि भाई जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स होते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, वो चाहे उस वक्त थे जब सोवियत यूनियन था उस वक्त जो वहाँ की सोशलिस्ट पार्टी थी उसके, या चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है, बहुत ज़्यादा टेक्नोक्रेट होते हैं। इसी वजह से आप देखते हैं कि इनका ना मेगा प्रोजेक्ट्स बनाने पे और इस तरह की चीज़ें, स्ट्रक्चरल चीज़ें बनाने पे, इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें बनाने पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। सोवियत यूनियन का भी था आर्सेनल और इस तरह की चीज़ें बनाने पे। अयूब ने भी, हमारा जो सदर अयूब था उसने भी बड़े टेक्नोक्रेट्स रखे थे। वो अमेरिका की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको काफ़ी हद तक कॉपी पेस्ट कर रहे थे कि भाई एक प्रेसिडेंट आ गया और वो फिर जिसको चाहे चुन के ले आए, और चूंकि उनको पॉलिटिक्स पसंद नहीं थी कि पॉलिटिशियन हो और फिर वो काम करें, तो उन्होंने फिर ज़ाहिर चुनने ही प्रोफेशनल्स ही चुनने थे। ये किसी ना किसी सूरत में तकरीबन दुनिया के हर कॉन्स्टिट्यूशन में ऑप्शन ज़रूर होती है इलेक्टेड लोगों के पास। कुछ परसेंटेज शायद होती हो किसी जगह पे कि यार 10% रख लो टेक्नोक्रेट्स, 20% कोटा जिसे कहते हैं। पाकिस्तान पता नहीं, बाहर इसमें मेरी ज़्यादा रिसर्च नहीं है कि किस तरह के आइन, किस मुल्क के आइन में क्या है। पाकिस्तान के आइन में कोई बंदिश नहीं है। पाकिस्तान के आइन में आप जो मुशीर हायर कर सकते हैं किसी को, वजीर मशीर एक ही चीज़ होती है। हाँ, वो लिख दिया गया है कि जी मुशीर का स्टेटस जो है वो एक वफाकी वजीर के बराबर है। तो हाँ, उससे याद आया, इवन शौकत खानम से जो लाए थे वो फैसल सुल्तान, वो भी एक याद आ गया मेरे जहन में ना, मशीर से याद आया। ये मशीर के भी आई थिंक दो वर्ड है, एक मशीर खसूसी है और एक स्पेशल असिस्टेंट टू पीएम, और एक स्पेशल एडवाइजर है और एक एडवाइजर है। ऐसे पीएम एडवाइजर जो होता है वो शायद वफाकी वजीर के बराबर है, लेकिन बहरहाल वो टर्म बना दी गई है ताकि किसी को इलेक्शन लड़ने की जरूरत ना पड़े। मुशर्रफ साहब ने उससे पहले ये किया था कि सेनेट में 2 टेक्नोक्रेट को सरा दिए थे। अच्छा। नॉन यानी कि कोटा ही दे दिया। हाँ, ये कोटा दे दिया कि जी ये स्पेशलिस्ट आएंगे। इस तरह की चीज़ें हम हमेशा से करते रहे हैं, और ये एक सोच, मुशर्रफ साहब भी अब ज़ाहिर आर्मी मैन थे, एक सोच रही है कि जी पॉलिटिशियंस मुल्क को बिगाड़ते रहे हैं और प्रोफेशनल्स टेक्नोक्रेट जो होंगे वो मुल्क को ठीक करेंगे। तो अभी तक की डिस्कशन से जो मुझे बात समझ लगी है कि एक मखसूस तबके की ख्वाहिश है टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट को लाना, लेकिन उसकी कोई आइनी गुंजाइश नज़र नहीं आ रही, और उसके फ़वायद और नुकसानात दोनों हैं। जैसा कि हमने हाइब्रिड मॉडल की भी एग्जांपल चेक की है कि फ़ायदा तो होता ही है टेक्नोक्रेट्स का, बट अगर आप कह रहे हो कि पूरे नए सिरे से पूरी गवर्नमेंट ही टेक्नोक्रेट्स की हो जाए, तो क्यों ना आप मुल्क में इलेक्शन कराएं, जिसकी भी हुकूमत है, इमरान खान की है चाहे शहबाज शरीफ की है, आप उनको अलाउ कर दें यार कि वो टेक्नोक्रेट्स रख लें। आप इसमें ये क्या कि जी एक पूरा सेटअप ही आपने टेक्नोक्रेट्स का लाना है, इसके पीछे क्या थिंकिंग है? आप हैं इतनी मासूम है? नहीं, मैं वाकई मासूम हूँ यार। अच्छा देखिए यार, सीधी सादी सी बात है अब कि अगर उनको लगता है कि पिछले 2008 से अब तक क्या तकरीबन रफली 10-15 बरस हो गए, नहीं 14 हो गए हैं सर, 15वां शुरू हो रहा है, 15वां शुरू हो रहा है, तीसरी टर्म ख़त्म हो रही है, तीसरी टर्म ख़त्म हो रही है पार्लियामेंट की। तो उस वक्त से अब तक सारा जो निज़ाम ख़राब हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं ये ख़राब कर देते हैं। गलत सोच है यहाँ पे, मैं आपको काट रहा हूँ। 2016 में नवाज शरीफ के दौर में 6% की ग्रोथ थी, 2021 में इमरान खान आपको 6% की ग्रोथ दे रहा था। अच्छा, उसमें जब सियासी पार्टियाँ 6% की ग्रोथ देने लगती हैं
तो रजीम चेंज हो जाता है। अच्छा, उसमें ना 2-3 प्रॉब्लम्स और आते हैं। हाँ। अब देखें 6% की ग्रोथ आ जाती है, लेकिन इकोनॉमी बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्रिवन हो जाती है। इंपोर्ट ड्रिवन जैसे ही वो आपका जो ग्रोथ आती है तो इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, खसारा बढ़ जाता है, एक्सपोर्ट डेफिसिट बढ़ जाता है, एक्सपोर्ट डेफिसिट बढ़ता है तो खसारा बढ़ता है, खसारा बढ़ता है तो फिर वापस बात इन्फ्लेशन पे आती है। क्योंकि हम अपनी इकोनॉमी स्ट्रक्चरली सही नहीं कर रहे। स्ट्रक्चरली सही नहीं, ये मसला है, स्ट्रक्चरली सही नहीं करते। अब हम करप्शन करनी, अब हम खुल के आते हैं, अब हम दोनों करप्शन करनी है। अब मैं आपके, अब मुझे समझ आई है, अब मुझे समझ आई है कि जी स्ट्रक्चर ठीक नहीं करने, कोई फलाना आइडिया लाता है, कोई शॉर्टकट लाता है, कोई कहता है ये कर लो, कोई वो काम नहीं करना जिनसे इनकी अपनी ऐशियां खत्म होंगी, एग्जैक्टली बंद होंगी। एग्जैक्टली। हाँ। आज जितने भी मुल्क स्ट्रक्चरली सबसे स्ट्रांग है, हाँ, जो कि वेस्टर्न यूरोप है, हाँ, वेस्टर्न यूरोप, स्कैंडिनेविया, ये वाले मुल्क जो सबसे अच्छे मजबूत मुल्क माने जाते हैं, इनमें प्राइम मिनिस्टर का और एक आम जैनिटर का सड़क पे जा रहे हो तो कोई खास फर्क नहीं पता, नहीं फर्क पता। यहाँ पर ऐसा हो सकता है दोनों के पास एक जैसी गाड़ियां हो, हाँ, गाड़ियां भी इवन एक जैसी होती हैं। और कई जगहों पर तो कोई एक्स प्राइम मिनिस्टर है, लेट्स से कोई बंदा 90s में प्राइम मिनिस्टर था, हो सकता है वो आज उसी तरह की गाड़ी है, उसी तरह की लिविंग, उसी दुकान में शॉपिंग कर रहा हो, उसी शॉपिंग मार्ट पे सौदा खरीद रहा हो, डबल रोटी अंडे खरीद रहा हो, जिस जगह पे कोई जो उसके ऑफिस, उसके दफ्तर में जो बंदा सफाई करता था वो खरीदता है। ये कोई अजीब बात नहीं है। और यहाँ देख लें आप, GOR1 में जजेस के घर देख लें, वो तो आपने पिछले दिनों बात भी की थी, वो वायरल भी हुई है इस वक्त। मतलब कि भाई क्या है ये, फिर जब हमें कोई बुलाता है हुकूमत का बंदा, आओ जी हमारे पास चाय पियो, हमें कोई शौक नहीं आपके पास आने का, बट आप अपने खर्चे कम कर दें बस, हमें 1-2 पैटी सर्व करने के लिए। वो बेसिकली कहते हैं ना कि भाई हमारे खिलाफ इस तरह ना बोलो। क्या कहें अब हमें नहीं चाहिए भाई आपकी सपोर्ट। जब तक ये कल्चर हमारा ख़त्म नहीं होगा कि भाई एक मास्टर्स और जो स्लेव्स ही कहेंगे, इनका जब तक आप ये कल्चर ख़त्म नहीं करेंगे, आपने अपनी एक चौधराहट, एक अपनी वो जो हैव्स और वो जो द रूलिंग क्लास, एक वो सेटअप बना के रखना है। और नीचे ये कोई 40-50 लोग जो हैं ये रूलिंग क्लास हैं पाकिस्तान में, और जो बाकी 21.5 करोड़ हैं वो सारे के सारे भेड़ बकरियां हैं। जब तक इस तरह से रखना है, इकोनॉमी तरक्की करेगी नहीं करने वाली। सो टेक्नोक्रेट सेटअप इज नॉट अ सोल्यूशन। होगा नहीं ना, सोल्यूशन इज, आप क्या कर लेंगे, आप डिवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा कर देंगे, डॉलर 400 रुपये का हो जाएगा, एक दफ़ा सारा कुछ रीसेट होगा। हाँ, फिर क्या हो जाएगा, एक दफ़ा रीसेट भी हो गया, बात फिर वही बंदा पूछे ये किधर जा रहा है। तकरीबन वही सिचुएशन होगी कि जैसे 80s से हम शुरू किया था, हमने तो 80 से शुरू किया था, फिर 90s में कहाँ पहुँच गए थे हम। फायदा तब होगा जब सोर्स पे मामला ठीक होंगे। इन्वेस्टर क्यों नहीं आता, ये मसला जब तक ठीक नहीं होगा तब तक कोई दूसरा मसला ठीक नहीं होना। टेक्नोक्रेट आ जाए, ऐसा नहीं है कि पॉलिटिशियन की वजह से टेक्नोक्रेट नहीं आता, मसला ये है कि स्ट्रक्चरली हमने इतना खराब किया हुआ है। इतना बुरा पॉलिटिशियन ही पाकिस्तान में लीडर क्यों बनता है? अच्छा बंदा पॉलिटिशियन क्यों नहीं बनता? अच्छा लीडर पब्लिक इलेक्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि अच्छा बंदा पॉलिटिक्स में उतर ही नहीं सकता। वो जो नॉमिनेशन का प्रोसेस है, एक अच्छा कैंडिडेट आने का प्रोसेस है, वो खत्म किया हुआ है हमने। यस। क्या हो रहा है, पीटीआई कैसे जुड़ी थी जब इलेक्शन होने थे, आज एमक्यूएम अचानक से क्यों जुड़ रही है? आर्टिफिशियली मैनिपुलेटेड बनी हुई जब डिजाइंड होगी, इंजीनियरिंग की जाएगी जब हर चीज पे, तो सही के पास तो आने का चांस ही नहीं होगा। क्योंकि ये जो इंजीनियरिंग करते हैं, ये तो कितना इस बात में कोई खुफिया बात है कि कराची में जितनी टारगेट किलिंग होती थी, जितने कराची के मसाइल हैं, सब पॉलिटिक्स के हैं। वो चाहे 70s में चाहे 80s में चाहे 90s में चाहे अब तक ये जो पिछली टारगेट किलिंग वाला सारा सीन होता रहा है, सारे के सारे जो टेररिस्ट होते थे, जो ये टारगेट किलिंग करते थे, नामालूम अफराद होते थे, भत्ता लेते थे, सारा पॉलिटिकल होता था। अगर सारा पॉलिटिकल होता था, वो कोई एक पार्टी नहीं कह रहे, वो सारी पार्टियां तकरीबन मिली थी। कराची में सियासत ही ऐसे होती थी। मैं एक उर्स पे गया, 2010-11 की बात है, और वो बहुत ज़्यादा उस वक्त ये हो रही थी। मैं लाहौर में किसी जगह पे गया, ठीक है, हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी, हमें एक नैरेटिव मिला हुआ था एमक्यूएम का, ऑब्वियसली एमक्यूएम के भी अब वहाँ पे एक नया पर्सपेक्टिव मुझे मिला, क्योंकि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने ना अपना सेंट्स वाला इमेज बनाया हुआ था कि हम दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं, शहीद हैं, और ये इमेज था। और हम पंजाब में बैठे, हमें तरस आ रहा होता था पीपल्स पार्टी। अब मैं वहाँ पे गया हूँ, वो उस पर एक बंदा मुझे कराची का मिला, मैंने कहा कौन करवा रहा है टारगेट किलिंग? कहता है पीपल्स पार्टी वाले करा रहे हैं।
अब वहाँ पे पहली बार मुझे आइडिया हुआ कि खाली MQM नहीं है, वो आप वाली बात कि जितने पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं सब, और ये असला वगैरह आना तो इनसे पहले शुरू हुआ था, वो तो दाढ़ियों वालों ने शुरू कर दिया था। हाँ, वो तो नमाजी लोगों ने शुरू किया था, तो सारे ही उस गंद में। तो खैर बात वही है, जब इस तरह की पॉलिटिक्स होगी, कोई अच्छा बंदा कैसे वहां पर ऊपर आएगा, कैसे आएगा? वो टेररिस्ट मिजाज का होगा तो ही कहीं पर खड़ा होगा। आप यहाँ पर लाहौर के सर्टिफाइड डॉन्स जो हैं वो जिसके साथ होते हैं वो बंदा MPA नहीं बनता। बिल्कुल सबको पता है। हाँ, नून लीगी हो या एक दो और बड़े मशहूर हैं, कोई बट है, कोई समथिंग जो PTI ज्वाइन की थी। अब PTI के भी पुआन बन गए हैं। अब वो PTI के पुआन बन गए थे। PTI की ऊपर आई है तो वो PTI ने भी पुआनों को ले लिया है। तो जब उनके सर पे जीतेंगे ये क्राइम और हर तरह के, यानी वाइट कॉलर क्राइम और जो हमारा जो क्राइम जो घटिया वाला क्राइम होता है उसमें भी, जब मर्डरर्स और चोर डाकू ये लोग MPA बनवाने में किसी को बुनियादी किरदार अदा करते होंगे, तो वो पॉलिटिक्स किस तरह के लोग आउटपुट करेगी, वो क्या किस तरह के लोग टॉप पे आएंगे? तो फिर इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि ये लोग मसले हल करेंगे। अरे भाई उन्होंने करना ही नहीं, सिस्टम खराब इस तरह से हुआ ना, आपको ये सिस्टम ठीक करना है। मसला ये है कि फिर इस्टेब्लिशमेंट भी उन्हीं लोगों से दोस्ती करती है ना। फिर ये ना करो इस्टेब्लिशमेंट, फिर ये ना करे कि सिर्फ वो बुरे हैं हम अच्छे हैं। इंजीनियर्ड होगा ना जब तक, हाँ, तो ऐसे ही चलेगा। या इसका कुछ इसका सोल्यूशन एक ही है। इसका सोल्यूशन हम बार बार कहते हैं बट वो किसी ने सुनना नहीं, वो किताबी बातें हैं। नहीं, किताबें नहीं, रिफॉर्म्स करेंगे तो रिफॉर्म्स के अंदर ये बात शामिल होगी कि आपकी याशियाँ खत्म हो जाएंगी। याशियाँ खत्म, वो GOR में बड़े बड़े घर जिसके 4-4 किनाल के जो लॉन्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अगर वो रहेंगे भी तो मेरिट पे मिलेंगे। मेरिट पे मिले ना, तो मेरिट तो खत्म करने ना। हाँ, यहाँ पे तो आम दफ्तर में भी वो ऐसे बैठा होता है, जीनोलॉजी पे मिलना चाहिए ना। हाँ, जी हमारा बच्चा है, इसको मिले। ये तो हम तो जीन्स में ट्रांसफर करते हैं ना। जी हमारी बहुत बड़ी जायदाद है, बस वो जायदाद ट्रांसफर हो रही है। हाँ, ये वही एक मखसूस तबका, वही पुलिस टॉप ब्यूरोक्रेसी में जा रहा है, वो एक रॉयल्टी है ना। वो जजेस में भी वो रिश्तेदारियां बनी हुई है, मीडिया में भी वही। वो आप देख लें, वो किसी फैक्टर से आप देखें तो कोई 20-25 लाख के लोग निकलते हैं, किसी तरतीब से देखें तो कोई 30-40 लाख निकल आते हैं। एट मैक्स ये कोई 40-45 लाख लोग हैं, तो बहुत ज़्यादा कर लें 50 लाख हो जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा ही वैसे बता रहे हैं, ये पूरे पाकिस्तान से मैं बता रहा हूँ, जिनके पास पाकिस्तान के सारे एसेट्स, सारा कैपिटल, जितनी भी पाकिस्तान की जो यानी जो पूरी पब्लिक की एलीट हाउसिंग सोसाइटीज में भी रह रहे हैं, जो एलीट हाउसिंग सोसाइटीज में रहते हैं। क्या पाकिस्तान में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, सब कुछ बंद हो रहा है, रेस्टोरेंट्स भरे हुए हैं, बुटीक्स पे। आप जाएं उन हाउसिंग सोसाइटीज में, उधर जाएं, उधर तो 10 बजे वाला रूल भी अप्लाई नहीं हो रहा। हाँ, 10 बजे वहां पर रेस्टोरेंट्स भी बंद, वहां तो 12 बजे तक सब और ओपनली हो रहा है, रौनकें लगी। अब ये भी देख लें, ये भी ज्यादती। एक रेस्टोरेंट है 10 बजे बंद होने की, रेस्टोरेंट को 10 बजे बंद होने की शर्त है, कहा गया है कि हम लाहौर में इसके गवाह हैं हम दोनों। हाँ, मोस्टली बंद है। गुलबर्ग में आप आ जाएं, पुलिस फिर रही होती है रात को, और पुलिस फिर रही होती है और जहां पर मिलता है उसको पकड़ लेती है, गिरफ्तारियां करती है। लेकिन कुछ हैं जो ओपनली खुले, लेकिन कुछ जगह हैं जहां हमें पता है वो 12 बजे खुले हैं, वो आपकी सबसे एलीटिया जगह हैं लाहौर की, बस इतना ही सबसे एलीट जगह है। और सबको ये भी पता है कि इसका जानने वाला कौन है, वो कोई जज है, वो कोई कर्नल है, वो कोई ब्यूरोक्रेट है बहुत बड़ा, वो कोई पॉलिटिशियन है। बिल्कुल, ये चल रहा है। और ये हम हर चीज, इसका मतलब जो लॉ पे चल रहा है वो घाटे में है, लॉ पे चल रहा है वो घाटे में, और जो लॉ पे नहीं चल रहा वो फायदे में है। वो फायदे में है। यहाँ पे हम अपनी एपिसोड खत्म कर रहे हैं।